नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को अश्लील आचरण के आरोप में कर दिया निलंबित। किसी भी विभाग में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती, सीनियर आईपीएस ऑफिसर के रामचंद्र राव के बारे में होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। बल्लारी हिंसा पर भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने सीबीआई जांच पर सरकार की अनिच्छा पर उठाए सवाल। उद्धव गुट बोला, हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर। मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी के नेता नितिन नवीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, 20 जनवरी को पद संभाला। गाजियाबाद में बेरहम बीवी ने काट दी पति की जीभ, मामूली बात पर उठाया यह बड़ा कदम। अब समाचार विस्तार से। वायरल वीडियो में कथित तौर पर डीजीपी के रामचंद्र राव को अश्लील तरीके से व्यवहार करते हुए दिखाए जाने के एक दिन बाद कर्नाटक ने 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया। इन वीडियो में कथित तौर पर 59 वर्षीय व्यक्ति को कार्यालय में रहते हुए महिलाओं को गले लगाते और चूमते हुए दिखाया गया। उन्होंने इन वीडियो को मनगढ़ंत बताया और कानूनी कार्रवाई करने की कसम खाई है। नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय डीसीआरई के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत राव को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग डीपीएआर द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार विस्तृत जांच निलंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों में सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण का खुलासा हुआ है और यह अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3 का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने मामले की जांच करने के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया है कि जांच लंबित रहने तक अधिकारी को निलंबित करना आवश्यक है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर के रामचंद्र राव को एक महिला के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। होम मिनिस्टर ने आज बेंगलुरु में अपने घर के पास जवाब दिया, मैंने इस तरह वीडियो वायरल होने के बारे में चीफ मिनिस्टर से बात की है। उन्होंने सस्पेंड करने का ऑर्डर तब दिया जब उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होनी चाहिए और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि रामचंद्र राव ने कहा कि यह एक फेक वीडियो है, अगर ऐसा कुछ है तो जांच में पता चल जाएगा, लेकिन ऊपर से उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें किसी के भी हित में नहीं है। पूर्व मंत्री और गंगावती से भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने सोमवार को यह जानने की मांग की कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बल्लारी हिंसा मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने में अनिच्छुक क्यों थे और इसके बजाय उन्होंने इसे सीआईडी को क्यों सौंप दिया। पत्रकारों से बात करते हुए रेड्डी ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया जानबूझकर मुद्दे को भटका रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल को भी याद दिलाया जब उन्होंने 7 मामले सीबीआई को सौंपे थे। रेड्डी ने पूछा, बल्लारी मामले में अब हिचकिचाहट क्यों है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अपने विधायक नारा भरत रेड्डी को बचाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, पावर परमानेंट नहीं होती, सब्र परमानेंट नहीं होता, ऐसा पूर्व एमपी डीके शिव कुमार ने इशारा किया। अपने सदाशिवनगर घर के पास बोलते हुए उन्होंने कहा कि पावर परमानेंट नहीं होती, सब्र परमानेंट नहीं होता, पावर किसी को आसानी से नहीं मिलती, सीएम का पद मिलना इतना आसान नहीं है, सभी को मिलकर हिस्सा लेना चाहिए। 2028 का चुनाव हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पावर छोड़ना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी एक नेशनल लीडर है, वह हर नजरिए से सोचते हैं, मैं सिर्फ डीकेएसएच के नजरिए से सोचता हूँ, दूसरे का विजन मिनिस्टर बनने का है। राहुल गांधी सब कुछ सोचते हैं। डीसीएम ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वह सोचेंगे। जनवरी के आखिर तक दिल्ली के लिए कोई प्लान है या नहीं, इस सवाल पर 29 जनवरी को सेशन है। जब सेशन चल रहा है तो यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेताओं के पास न टाइम है, न नींद, न खाना, न चैन। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मंगलुरु की नेचुरोपैथ डॉक्टर रश्मा एम शेट्टी को जयपुर के जयबाग पैलेस में हुए मिसेज इंडिया सीजन 15 के फिनाले में मिसेज इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। उन्होंने यह सम्मान देश के अलग अलग राज्यों से चुने गए 40 फाइनलिस्ट के बीच हुए जाने माने नेशनल लेवल के कंपटीशन में जीता। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक हुए 4 दिन के इस कंपटीशन में टैलेंट राउंड, इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरीज, पर्सनल इंटरव्यू, रैंप वॉक, नेशनल कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल राउंड और इवनिंग गाउन राउंड के जरिए कंटेस्टेंट्स को परखा गया। इन सभी राउंड में अच्छा परफॉर्म करने वाली डॉक्टर रश्मा शेट्टी ने आखिर में जजों की तारीफ जीती। डॉक्टर रश्मा एम शेट्टी का जन्म और पालन पोषण पुत्तूर में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पप्पे माचलू गवर्नमेंट प्राइमरी और हाई स्कूल से पूरी की और अपनी प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोम्बेत्तो गवर्नमेंट कॉलेज पुत्तूर से की। बाद में उन्होंने अल्वा कॉलेज मुडबिद्री से नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस में ग्रेजुएशन किया और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में दूसरा रैंक हासिल किया, जहां उन्हें अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट्स के तौर पर ही पहचाना गया। बृहत मुंबई नगर निगम बीएमसी में स्पष्ट बहुमत का दावा कर रहे महायुति गठबंधन के बीच मुंबई महापौर पद की दौड़ को लेकर राजनीतिक सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत से केवल 6 सीट पीछे है। बता दें कि बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 227 वार्डों में 89 सीटें जीती है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली है। इस तरह महायुति गठबंधन के पास कुल 118 पार्षद हो गए, जो बहुमत के आंकड़े 114 से अधिक है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने 65 सीटें हासिल कर दूसरा स्थान पाया। संजय राउत का दावा है कि सहयोगी दलों के समर्थन से उनका आंकड़ा 108 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि बहुमत के लिए सिर्फ 6 सीटों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को 45 साल के नेता नितिन नवीन के रूप में नया पार्टी अध्यक्ष मिल गया। 20 जनवरी 2026 को नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, जो पार्टी के सबसे युवा चीफ बने हैं। जिसके बाद गूगल पर बहुत सारी चीजें सर्च होने लगी। आइए कुछ सवालों के जवाब हम बताते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े पद पर क्या सैलरी मिलती है, और अगर मिलती है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। चलिए सब कुछ डिटेल में बताते हैं। हम आपको पहले ही बता दें कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद राजनीतिक पार्टी का है, सरकारी जॉब नहीं, इसलिए यहाँ सैलरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। सबसे पहले सैलरी की बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती। ये पूरी तरह वॉलंटरी पोस्ट है, मतलब सेवा के भाव से काम करना। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की तरफ से महीने में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का वेतन मिलता है। यह ऑफिशियल नहीं है, बल्कि पार्टी के फंड से मैनेज होता है। उदगीर तालुके में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इस संबंध में तालुका इलेक्शन अधिकारी ने पत्रकार परिषद के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। तालुका इलेक्शन अधिकारी ने बताया कि उदगीर तालुका में 7 जिला परिषद सदस्य और 14 पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। इन कुल 21 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया से लेकर जांच, प्रचार, मतदान और मतगणना तक हर चरण पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नामांकन फॉर्म भरने और स्वीकार करने की प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए सभी अधिकारी अपनी अपनी ड्यूटी समय पर निभाएं और प्रत्येक कार्य स्वयं की निगरानी में करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही, नियमों की अनदेखी या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालुका इलेक्शन अधिकारी ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना
प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि उदगीर तालुके में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बना रहे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। त्याचा रिपोर्ट ही 1-2 मिनिटांमध्ये आम्ही ग्रुपवरती टाकतो. तर त्याच्यामध्ये आतापर्यंत एकूण 9 नॉमिनेशन आपल्याकडे दाखल झालेले आहेत. नॉमिनेशन दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस हा 21 तारखेपर्यंत आहे आणि 21 तारखेला दुपारी 3 वाजेपर्यंत आपण सगळे नॉमिनेशन आहे ते स्वीकारणार आहोत. त्याचबरोबर नॉमिनेशनची जी छाननी आहे नामनिर्देशन पत्राची ती दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 22 तारखेला सकाळी 11 वाजल्यापासून साधारण सुरू होईल. मग 22 तारखेपासून एकदा जे काही वैधरित्या नामनिर्देशित असे उमेदवार आहेत त्यांची यादी डिक्लेअर झाल्यानंतर उमेदवारी मागे घेण्याचा कालावधी हा 23 तारखेपासून 27 तारखेपर्यंत आहे. परंतु उमेदवारी मागे घेण्यासाठी तसं बघायला गेलं तर 3 दिवस मिळतात. 23 तारीख, 24 तारीख आणि 27 तारीख. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 25 तारखेला रविवार आहे आणि 26 तारखेला प्रजासत्ताक दिन आहे. त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे ते 2 दिवस उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार नाही आणि 27 तारखेला साधारण दुपारी 3 वाजेपर्यंत आपल्याला नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्यात येते. त्यानंतर जे काही उमेदवार मागे कोण घेणार नाहीत आणि वैध असणारे असे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची यादी 27 तारखेला साधारण आहे ते 3:30 वाजता आपल्याकडून लागणार आहे. ती यादी लागताना आपण जे चिन्ह वाटप आहे किंवा आपण निशाणी म्हणतो ते चिन्हांचं वाटप देखील 27 तारखेला दुपारी 3:30 नंतर होणार आहे. त्यामुळे आपला हा जो काही कार्यक्रम आहे तो 27 तारखेच्या चिन्ह वाटपापर्यंत. त्यानंतर मतदानाची तारीख आपली 5 फेब्रुवारीला आहे. 5 फेब्रुवारीला सकाळी 7:30 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत आपला मतदानाचा दिवस आहे आणि मतमोजणी आहे ती 1 दिवसाचा गॅप ठेवून 7 तारखेला मतमोजणी आपली ठेवलेली आहे आणि 7 तारखेला सकाळी 10 वाजता आपली प्रामुख्याने ही मतमोजणी आपली राहणार आहे. त्या अनुषंगाने आपण जे काही उदगीर तालुका प्रशासनाच्या वतीने तयारी करण्यात आलेली आहे ही माहिती सर्व राजकीय पक्षांना, सर्व जनतेला आणि सर्व मतदारांना समजावी या उद्देशाने ही आजची प्रेस कॉन्फरन्स आपण आयोजित केलेली आहे. यामध्ये आपल्याकडे जर बघितलं आपण तर जिल्हा परिषदेच्या 7 जागा आहेत आणि पंचायत समितीच्या आपल्याकडे. फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार. गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के संजयपुरी की ये घटना है जहां मामूली झगड़े के बाद पत्नी ईशा ने पति विपिन की जीभ काट दी. बताया जाता है कि खाना बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इसी दौरान कहासुनी हुई और पत्नी ने पति की जीभ काट ली. घायल विपिन को पहले गाजियाबाद फिर मेरठ एडमिट कराया गया. पुलिस ने मामले की शिकायत पर जांच शुरू की. बताया जाता है कि दोनों की 10 महीने पहले शादी हुई थी. घटना का पता चलने के बाद पड़ोसी भी पहुंच गए और महिला को कमरे में बंद कर जमकर पीटा गया. जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने घायल युवक को मेरठ के सुभारती में अस्पताल में भेज दिया है. वो बोल पाने की हालात में नहीं है. पीड़ित युवक की मां ने बताया कि बेटे और बहू में रात में झगड़ा हो रहा था लेकिन इतना बड़ा कदम वो उठा लेगी ये उन्होंने नहीं सोचा था. गाजियाबाद के मोदी नगर के संजयपुरी में विपिन की शादी मेरठ के मलियाना की रहने वाली ईशा से हुई थी. घर में पति और पत्नी के अलावा उसकी मां गीता रहती है. वो मोदी नगर के एक कारखाने में प्राइवेट नौकरी करता है. गीता का कहना है कि रात को विपिन की बीवी ईशा ने खाना बनाया. भोजन के बाद वो भी अपने कमरे में चली गई लेकिन घर के ऊपर वाले कमरे में बहू और बेटे के बीच झगड़ा होने लगा. रात 11 बजे झगड़े के बाद वो घर का मामला जानकर बीच बचाव करने नहीं गई.
नितिन नवीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट चुने जाने पर नितिन नवीन को दिल से बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज से नितिन नवीन मेरे बॉस है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले कई महीनों से संगठन की सबसे छोटी यूनिट से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव तक पूरी प्रक्रिया 100% लोकतांत्रिक तरीके से पूरी की गई है। आज यह प्रक्रिया सही और औपचारिक तरीके से पूरी हो गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को अश्लील आचरण के आरोप में कर दिया निलंबित। किसी भी विभाग में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती, सीनियर आईपीएस ऑफिसर के रामचंद्र राव के बारे में होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। बल्लारी हिंसा पर भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने सीबीआई जांच पर सरकार की अनिच्छा पर उठाए सवाल। उद्धव गुट बोला, हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर। मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी के नेता नितिन नवीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। 20 जनवरी को पद संभाला। गाजियाबाद में बेरहम बीवी ने काट दी पति की जीभ। मामूली बात पर उठाया यह बड़ा कदम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।